Good morning, student. Today we study about Gauss law, that is the chapter second in class 12th. ठीक है, सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ को रीड करेंगे. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का मतलब 3D स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ए क्रिकेट बॉल, वो हमारा क्या हो गया, एक 3D स्ट्रक्चर हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया और क्लोज्ड है. ठीक है, तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जैसे कि ये अगर कोई सरफेस है, यहाँ से बहुत सी लाइनें, इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं. ठीक है, तो ये पूरी लाइन का जो कॉम्बिनेशन है, जो सारी लाइनें जा रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी. या हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स समझ में सबको आ गया कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन. ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस, एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल. ठीक है, ऐसा सरफेस जो कि 3 डायमेंशनल हो और जो पूरी तरीके से क्लोज हो. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon टाइम. एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी हमने लास्ट वीडियो में बताया कि क्या होती है. ठीक है, इज 1/4 pi epsilon नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. यानी कि अगर हम ये कह दें कि मान लो ये एक कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, कोई स्फेयर है, ये स्फेयर सबको समझ में आता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या कोई स्फेयर है जस्ट लाइक ए क्रिकेट बॉल. इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है +q. ठीक है, तो गॉस लॉ के हिसाब से ये जो सरफेस है, इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इस चार्ज के बराबर, डिवाइडेड बाय इट्स परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे और फिर उसके बाद से एक बार और लॉ को रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा डायग्राम में कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्फेयर है ये. इस स्फेयर के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, +q चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, अब इस +q चार्ज से सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी. ठीक है, सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो रेडियस हो जाएगी, r से रिप्रेजेंट है. यहाँ पर हमने क्या किया कि स्फेयर का एक छोटा सा एरिया लिया. ठीक है, इस स्फेयर का एक छोटा सा एरिया लिया और इस एरिया पे हमको एरिया वेक्टर को पता करना है. ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है. हमने क्या किया कि ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर का एक छोटा सा एरिया लिया, ये ब्लू पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एरिया वेक्टर को फाइंड आउट किया. तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस जो ब्लू एरिया है इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने डीए से. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी स्फेयर पे अगर कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर है तो वो कहाँ से पास करेगी, वो सेंटर से होके पास करेगी, और सेंटर पे क्या है, +q चार्ज है. ठीक है, तो बेसिकली जो ये डी ए वेक्टर है, ये जो हमारा एरिया वेक्टर है, वो कहाँ से होके पास कर रहा है, सेंटर से, यानी कि +q चार्ज से होके पास कर रहा है. ठीक है, अब हमको पता करनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो +q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. प्लस चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर ये माइनस होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती, टुवर्ड्स द चार्ज होती. ठीक है, तो ये +q है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. तो यानी कि ये जो है ये भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड का है, और यही डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का है. एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और यही डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई का है. तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बन गया, 0 बन गया. ठीक है, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 बन गया. ठीक है,
इसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमको अब इस छोटे एरिया पे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है, ये फाई है। तो अब हमने इसको लिखा डी फाई। डी फाई क्यों लिखा, क्योंकि हम एक स्मॉल एरिया पे फ्लक्स को पता कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी फाई, स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड, डी ए का मतलब हो गया एरिया वेक्टर, और कॉस थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है, तो हमने थीटा की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ई डी ए, यानी कि डी फाई की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि डायग्राम में देखें कि मान लो हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे निकालनी है, तो वो भी क्या होगी, सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है प्लस क्यू, और चार्ज से जो ये हमारा वो है सरकमफ्रेंस है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे भी कितनी होगी, आर होगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो वही डिस्टेंस आर होगी, रेडियस। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो वही डिस्टेंस आर होगी, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे हमने मान लो ये चार्ज जो है प्लस क्यू सेंटर पे है, और यहाँ पे एक हमने छोटा एरिया ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर, ये डायरेक्शन बन गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या होगी, इस चार्ज के अवे होगी, प्लस चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो इस चार्ज के अवे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और डी ए मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो कंडीशन यहाँ पर है सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, और किसी भी पॉइंट पे स्फीयर के हम निकालेंगे कंडीशन विल बी सेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको फाई निकालना है। इसके पहले हमने क्या निकाला था, डी फाई निकाला था। डी फाई का मतलब क्या हुआ कि एक छोटे एरिया पे हमने फ्लक्स निकाला था, मीन्स इतना बड़ा स्फीयर था, सिर्फ एक छोटे एरिया पे जब हमने फ्लक्स निकाला तो वो डी फाई हो गया। अब हमको इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है, यानी कि ये पूरा जो स्फीयर है इसके ऊपर का फ्लक्स हमको निकालना है। तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वो फाई से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फाई का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यानी कि जितने छोटे छोटे जो एरिया पे जो फ्लक्स हैं ये सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फाई बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, और ये जो सर्किल बना है ये बता रहा है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो ये इस सर्किल से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये कौन सा सरफेस है, क्लोज सरफेस है, मीन्स सरफेस ये ओपन नहीं है, 3 डायमेंशनल है और क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डी ए होती है। डी फाई की जगह हमने क्या रख दिया, ई डी ए रख दिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सारी जगह, चूंकि स्फीयर की बात है, रेडियस हर जगह सेम है, तो रेडियस हर जगह सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड हर एक पॉइंट पर वो सेम है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो यानी कि ई बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, डी ए रह गया, एरिया। अब हमने देखा कि ई तो बाहर आ गया, और डी ए का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एरिया। तो और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो स्मॉल एरिया जितने सरफेस पे थे सबको हमने जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गया, कंप्लीट एरिया मिल गया ना। तो कंप्लीट एरिया किसका मिल गया, इस पूरे सरफेस का कंप्लीट एरिया मिल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डी ए की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, कैपिटल ए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वैल्यू हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ए सरफेस, किसी भी सरफेस का एरिया क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो सरफेस है इसका एरिया जो है मैथमेटिकली जब हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, और ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, फाई इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही हमारा गॉस लॉ है। ये Q क्या है? चार्ज है, और ये चार्ज कहाँ रहेगा? स्फीयर के अंदर रहेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम का हम कह सकते हैं, उसकी परमिटिविटी है। और फाई क्या है? वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, यानी कि इस स्फीयर पे जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, मींस जो भी फाई होगा, वो किसके इक्वल होगा? जो चार्ज उसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हमारा गॉस लॉ क्या हो गया? फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।